हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको राम शरण शर्मा प्राचीन भारत बुक का चैप्टर नंबर 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक ये पढ़ा रही हूँ। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। सबसे पहला, यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से कराया गया। याद रखिए, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो अ कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से किया गया था। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए, क्योंकि उन्हें अपने धर्मों का सबसे अच्छा ज्ञान होता है। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिए, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है महत्वपूर्ण पॉइंट। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया। याद रखें इन दोनों इन्फॉर्मेशन को। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हुए। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्मग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं, प्रकाशित हुए। याद रखिए, यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ ही प्रमुख हैं। उपरोक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास
और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथिक्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचर्क माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843-1920 की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्यपुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये देखिए, जो महत्वपूर्ण मैंने बिंदु पर अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरीके से आपको और सारी बुक्स पढ़नी है, समझनी है। पढ़ने से ज़्यादा समझने पर बिलीव करती हूँ मैं। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथिक्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अतियुक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एक अधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे, तो उनके अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? भारतवासी, जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे? ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादी की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और उससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मिश्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और
इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। R.G. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे और आपने सौदों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। के राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है। और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काने संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेमचंद राय चौधरी 1892-1957 में आपने भारत महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाए हैं। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक है, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद ए नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960
तक आधिकारिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा। वे भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहां V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत्तर उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। K.P. जायसवाल और A.S. अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी K.P. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910-12 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनके अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी संपर्कित क्लासिक रचना मानी जाती है। अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतिविद A.L. बेसम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुक्य और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वॉज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित पर्यवेक्षण है और उन दृष्टिदोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त है। बेसम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ D.D. कौशाम्बी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होता है। उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा अधिक फैले। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों के और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बेसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता था। प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्य प्रणाली और दिशा निर्धारणों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आए, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ि ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहे। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज ना बदला और ना बदला जा सकता है।
इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परामर्शक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। अब क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आश्चर्य करके भारतीय विद्या, संस्कृतविद, उत्पादन की शक्ति और संबंध। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन करें। जैसे इसमें आया था नीलकंठ शास्त्री का आया था, ठीक है, और ये जितने भी और नाम आए हैं तो उनका दोनों का कंपैरिजन करना है, दोनों के बारे में लिखना है, जो 2-3 जितने भी इतिहासकार इसमें पीछे आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के योगदान का विवेचन करें। निम्नलिखित विषय पर एक वाद विवाद आयोजित करें। प्राचीन भारत के इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा की गई भ्रांतियों को आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने दूर किया। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारत। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं।